नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूं। इससे पहले कि आज की सुर्खियां शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का सिलसिला, क्योंकि देश में कई राजनीतिक घटनाएं भी हुई हैं, प्रशासनिक घटनाएं भी हुई हैं और न्यायिक दुनिया में भी ऐतिहासिक घटना हुई है। अरविंद केजरीवाल सरकार विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव लाएगी। 29 अगस्त को होगी चर्चा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार अपने विधायकों को एकजुट दिखाने के लिए विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी। इसके लिए आगामी 29 अगस्त यानी सोमवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव रखेंगे। संभावना ऐसी है या संभवतया इसी दृष्टिकोण के चलते दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। इससे पूर्व उन्होंने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत की ओर से रखे गए संकल्प पत्र पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई राज्य सरकार को गिराने वाला सीरियल किलर बताया। शहर के एक सीरियल किलर हैं जो एक के बाद एक सरकार का मर्डर किए जा रहा है, ऐसा कहना था अरविंद केजरीवाल का। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज 26 अगस्त को बुलाया गया था। यह बैठक आज सुबह शुरू हुई और दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत की ने दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर एक संकल्प पत्र सदन के पटल पर रखा। चर्चा का जवाब देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जोर देते हुए कहा कि उनके उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को फर्जी मामले में फंसाया गया है। आबकारी नीति को लेकर कोई भी खामी नहीं बरती गई है, जबकि किसी भी प्रकार का घोटाला होने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले सत्येंद्र जैन को फर्जी मामले में फंसाकर जेल में डाला गया और अब शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भी फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह लड़ाई भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं बल्कि एक आदमी के स्वार्थ की लड़ाई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि यह सारा फसाद गुजरात विधानसभा में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने का ऐलान करने से पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज अगर हम इस बात का ऐलान कर दें कि गुजरात चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सारे मामले समाप्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केवल गुजरात में हारने का भय सता रहा है। उन्होंने चुनौती दी कि गुजरात जिसे भाजपा का गढ़ कहा जाता रहा है वह इस विधानसभा चुनाव में टूटने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को गुजरात के गांव और शहर बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन मिल रहा है। इससे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार घबराई हुई है। उन्होंने 5 ऐसे मामले की चर्चा की जिसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती दी कि इन मामलों में हुए घोटाले या बढ़ती गई खामियों की सीबीआई और ईडी से जांच कराएं। उन्होंने कहा कि गुजरात में लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं, लेकिन आज तक किसी भी जांच में कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि भाजपा के संरक्षण में ही यह खेल चलता है। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, जिसे भाजपा का ही संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इस अवैध धंधों से भाजपा को मदद मिलती रही है। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक एक्सप्रेसवे की चर्चा करते हुए कहा कि जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं किया, उसके एक दिन बाद ही एक्सप्रेसवे के धंसने की घटना हुई, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर को और एजेंसी के खिलाफ जांच कराने की बजाय उसे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा भ्रष्टाचार समाप्त करने का नहीं बल्कि चुनाव में हारने का भय सताने का है। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में उपाध्यक्ष से अपनी सरकार के लिए विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखने की अनुमति मांगी। इस पर उपाध्यक्ष ने सदन में मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव पर सदस्यों का मत जानना चाहा। सभी सदस्यों ने इसे ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। उपाध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल सरकार को विश्वास मत प्रस्ताव रखने के लिए विधानसभा के विशेष सत्र को एक दिन
और बढ़ा दिया है। इसके लिए आगामी सोमवार 29 अगस्त का दिन निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने अपने संकल्प पत्र को सदन के पटल पर रखते हुए सदन से ध्वनि मत से पारित करने का आग्रह किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से स्वीकार कर पारित कर दिया। उधर आज न्यायिक दुनिया के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन रहा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का अंतिम दिन ऐतिहासिक रहा। सुनवाई का सीधा प्रसारण किया गया। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के कार्यकाल का आज अंतिम दिन था, जो ऐतिहासिक रहा। एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली सेरेमोनियल बेंच के सामने लगे मामलों की सुनवाई की आज लाइव स्ट्रीमिंग की गई, यानी लाइव प्रोसीडिंग जो वहां की थी वो लाइव टेलीकास्ट की गई, और हमने भी द पब्लिक वर्ल्ड के चैनल पर भी उसे लाइव उस प्रोसीडिंग को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के कार्यकाल का आज आखिरी दिन था और अंतिम दिन को यादगार बनाए जाने के लिए ऐसा किया गया। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने अपने कार्यकाल में जल्दी सुनवाई के लिए मुकदमों को सूचीबद्ध करवाने पर ध्यान केंद्रित न कर पाने के लिए अपनी आखिरी समारोह पीठ में क्षमा मांगी। सीजीआई ने कहा कि आई एम सॉरी। जस्टिस रमन्ना ने समारोह पीठ को संबोधित करते हुए कहा कि 16 महीनों में सिर्फ 50 दिन ही प्रभावी और पूर्णकालिक सुनवाई कर पाया हूं। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण कोर्ट पूरी तरह काम नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट का कामकाज चलता रहे। पहले प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों के काम की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के कर्मचारी एक अदृश्य शक्ति हैं जो न्याय देने में संस्था की मदद करते हैं। उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि पिछले 16 महीनों से भारत के प्रधान न्यायाधीश और 8 वर्ष तक शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में काम करने का उनका अनुभव अद्भुत रहा है। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि एक समय शीर्ष अदालत के 500 कर्मचारी एक दिन में कोविड-19 से संक्रमित मिले थे। यह एक भयावह स्थिति थी। आपने यह सुनिश्चित किया कि उच्चतम न्यायालय एक दिन का अवकाश लिए बिना काम करता रहे। आप सभी को मेरा सलाम। एनवी रमन्ना ने कर्मचारियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कांग्रेस पार्टी की ताबूत में वर्षों तक मलाई खाने वाले नेता ने फिर ठोकी कील। कांग्रेस पार्टी की ताबूत में वर्षों तक मलाई खाने के बाद उनके ही बड़े नेताओं ने कील ठोकनी शुरू कर दी है। खबर है कि ग्रुप 23 को हवा देने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के सभी पदों सहित प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। यह जगजाहिर है कि गुलाम नबी आजाद काफी लंबे समय से नाराज चल रहे थे। आजाद ने अपने इस्तीफे की वजहों का उल्लेख करते हुए पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। गुलाम नबी आजाद ने इस पत्र में राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने इस खत में अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर बचकाना व्यवहार करने का आरोप लगाया है। श्री आजाद लंबे समय से गांधी परिवार से नाराज चल रहे थे। उन्होंने 22 अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर सोनिया गांधी को खुला पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी की निष्क्रियता के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया था और पूर्णकालिक अध्यक्ष के निर्वाचन की मांग भी की थी। अभी हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। उन्हें उसी दिन इस पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया था। बताया जाता है कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस की खस्ता हालत में 2014 लोकसभा चुनाव में हार के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। सोनिया गांधी को लिखी 5 पेज की चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि जनवरी 2013 में राहुल गांधी को आपके द्वारा कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद पार्टी में मौजूद सलाह मशविरे के सिस्टम को उन्होंने खत्म कर दिया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और बिना अनुभव वाले चाटुकारों की मंडली पार्टी को चलाने लगी। गुलाम नबी आजाद ने यूपीए शासनकाल में पीएम मनमोहन सिंह की कैबिनेट में पारित अध्यादेश की कॉपी को राहुल गांधी द्वारा फाड़ने की घटना का भी जिक्र पत्र में किया है। उन्होंने इसको ही साल 2014 की लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस की हार की वजह बताया है। इस बीच कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को लेकर नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में कई पदों पर रहे, उन्हें पार्टी ने काफी आगे बढ़ाया। इस समय जब कांग्रेस देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मामलों के खिलाफ लड़ रही है, तो संघर्ष के समय गुलाम नबी आजाद हम लोग को छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि यह दुख की बात है कि गुलाम नबी आजाद विपक्ष की आवाज नहीं बन पाए। इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी कहा है कि पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को हर पद पर आसीन किया और हर प्रकार के मौके उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए दिए, उसके बावजूद इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। इधर मनीष सिसोदिया ने नरेंद्र मोदी सरकार को सीरियल किलर कहा है। देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने आबकारी घोटाले का आरोप लगने के बाद अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया। सत्र के शुरू होते ही सदन में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और भाजपा पर 20 खोखे देकर आप पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। केजरीवाल सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति के सिलसिले में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर जारी राजनीतिक रस्साकसी के बीच आज मनीष सिसोदिया ने सदन में अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी सरकार को सीरियल किलर की संज्ञा दी। उन्होंने वर्तमान केंद्र सरकार पर देश में चुनी हुई राज्यों की सरकारों को असंवैधानिक तरीके से गिराने का आरोप लगाया। विधानसभा में उन्होंने बीजेपी को सदन से वॉकआउट करने पर भी तंज कसा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो कैलाश गहलोत के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। शराब नीति को लेकर उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और नई आबकारी नीति से जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने का दावा किया। सिसोदिया ने इस मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को फर्जी बताया। उनका कहना था कि देश में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एफआईआर भी स्रोत के आधार पर, सोर्स के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें कोई भी तथ्यात्मक बातें नहीं है। मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि सीबीआई ने घर का कोना कोना छान मारा। करीब 14 घंटे तक उनके घर पर रेड हुई, कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई, जांच हुई, लेकिन एक पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं मिला। उनकी अलमारी, उनके बेड और उनके कपड़े भी खंगाले गए, लेकिन कुछ नहीं मिला क्योंकि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर आज देश के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होते तो उन जैसे शिक्षा मंत्री को गले लगाते और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को पूरे देश में भी लागू करते। यही फर्क अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में है। मनीष सिसोदिया ने आज जमकर भाजपा नेताओं पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि उन्हें फर्जी मामले में फंसाकर पार्टी तोड़ने के लिए मजबूर करने की स्थिति पैदा करने की एक कोशिश थी। भाजपा का दिल्ली विधानसभा पर प्रदर्शन, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग की। दिल्ली में शराब घोटाले का मामला अब प्रेस वार्ता से निकलकर सड़क और विधानसभा तक पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने एक तरफ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर आबकारी घोटाले में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा किया, तो दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विधानसभा के बाहर केजरीवाल सरकार से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके कारण भाजपा के सभी विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया गया। विधानसभा के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पुतला भी फूंका। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार पर जवाब देने से बचने के लिए ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने समूचे विपक्ष को अकारण पूरे विशेष सत्र से मार्शलों द्वारा बाहर निकलवा दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम सड़कों पर उतरेंगे और दिल्ली की जनता को इस भ्रष्ट सरकार की असलियत से अवगत कराएंगे। इस सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली विधानसभा के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष
आदेश गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर चुनाव लड़ने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब नीति के बहाने दिल्ली के खजानों को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। सारे नियमों को ताक पर रखकर रिहायशी क्षेत्रों में भी ठेके खोले गए। उन्होंने कहा कि मंदिर और स्कूलों के आसपास भी ठेके के लाइसेंस दिए गए। उन्होंने कहा कि शराब कारोबारियों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए गए तो खामियों से भरी आबकारी नीति को उन्होंने तत्काल वापस ले लिया। उन्होंने सवाल किया कि अगर इतनी अच्छी नीति थी तो इसे वापस क्यों लिया गया। चुनाव में रेवड़ी बांटने पर रोक वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आज अहम फैसला। देश में चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम आदेश दिया। सर्वोच्च अदालत ने 2013 में इसी मसले पर आए एक फैसले की समीक्षा की मांग मान ली। पिछले कुछ समय से देश में रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने को लेकर छिड़ी बहस की दृष्टि से यह बेहद अहम हो सकता है। दक्षिण के राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान अक्सर वोटर को लालच देकर लुभाने की कोशिश होती रही है। अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव में की जाने वाली घोषणाओं को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब अगर कोर्ट एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में आए फैसले को पलट देता है तो राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव में मुफ्त की घोषणाएं करना काफी कठिन हो जाएगा। दरअसल बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय समेत कई याचिकाकर्ताओं ने मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की है। उनकी याचिका में कहा गया है कि इस तरह की घोषणाएं एक तरह से मतदाता को रिश्वत देने जैसा है। यह न सिर्फ चुनाव में प्रत्याशियों को असमान स्थिति में खड़ा कर देती है, बल्कि चुनाव के बाद सरकारी खजाने पर भी अनावश्यक बोझ पड़ता है, जो टैक्स दाता जनता के साथ अन्याय है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को केंद्र सरकार सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मसले पर विशेषज्ञ कमेटी बनाने की मंशा जताई थी। कोर्ट ने यह सुझाव भी दिया था कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर मसले का हल निकालना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने आज कहा कि सबसे पहले 2013 में आए फैसले की समीक्षा जरूरी है। इस पर 2 हफ्ते बाद 3 जजों की विशेष बेंच में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 2013 का एस सुब्रमण्यम बालाजी फैसला 2 जजों की बेंच का था। इसमें कहा गया था कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनाव घोषणा पत्र में की जाने वाली जन कल्याण की घोषणाएं संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के मुताबिक है। उस फैसले में यह भी कहा गया था कि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के लिए लागू होने वाली जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 भी सिर्फ प्रत्याशी पर लागू होती है, किसी राजनीतिक दल पर नहीं। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास को लेकर भारत का चीन को करारा जवाब। भारत ने अक्टूबर में देश के उत्तराखंड राज्य में होने वाले भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास पर चीन की आपत्ति को नकार दिया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस सैन्य अभ्यास पर कहा था कि वह सीमा के मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का पुरजोर विरोध करता है। इस पर भारत ने भी अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी है। दरअसल भारत और अमेरिका की युद्धाभ्यास नामक सैन्य अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन उत्तराखंड के ओली में 14 से 31 अक्टूबर तक किया जाना तय है। इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मैं तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के संदर्भ को समझ नहीं पा रहा। भारत अमेरिका अभ्यास पूरी तरह अलग चीज है और मुझे नहीं पता कि कौन सा रंग दिया गया है कि इसका निशाना उस तरफ है या यह किसी मौजूदा समझौते का उल्लंघन कर रहा है। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा सैन्य अभ्यास पर की गई टिप्पणियों के बारे में मीडिया ब्रीफिंग में बागची को से सवाल किया गया था। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल तान कैफेई ने उम्मीद जताई है कि भारतीय पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास
सेना अभ्यास नहीं करने के द्विपक्षीय समझौते का पालन करेगा। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने चीन द्वारा समझौतों का उल्लंघन करके पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को बढ़ावा देने का परोक्ष उल्लेख करते हुए चीन को दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को अतीत में हुए समझौते पर कायम रहना चाहिए और जाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ। यानी बागची का इशारा सीधा सीधा चीन की ओर था, जिन्होंने समझौते पर पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत लगातार इस बात को कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए एलएसी पर शांति और अमन जरूरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया था। हरियाणा की भाजपा नेता सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया था। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत को लेकर पुलिस ने उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। उनके परिजन पहले दिन से ही हत्या का शक जता रहे थे। बीते मंगलवार को सोनाली फोगाट गोवा में मृत मिली थी। डॉक्टरों की ओर से कहा गया था कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। गोवा पुलिस के आईजीपी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने कहा है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया है। इसमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर सोनाली के साथ पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात का खुलासा हुआ है कि सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया था। सुखविंदर ने इस बात को माना है कि सोनाली को लिक्विड के रूप में ड्रग्स दिया गया। आरोपी टॉयलेट में सोनाली फोगाट को लेकर गए थे। वे 2 घंटे तक वहीं रहे। अंदर क्या किया, इस पर जब पूछताछ की गई तो दोनों आरोपी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है और पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। आईजी ने कहा कि पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि आगे की घटना का पता लगाया जा सके। दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और उसमें साफ दिख रहा है कि सोनाली फोगाट वहां से निकलते समय लड़खड़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह निर्णय आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया है। सीएम योगी के खिलाफ ये केस 2007 में दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया। इससे पहले राज्य सरकार ने मई 2017 में इस केस को चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया था। तब सरकार का कहना था कि इस केस में सबूत नाकाफी है, जिसको 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यही सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस याचिका में मेरिट नहीं है, इस वजह से इस केस को चलाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती है। दरअसल ये मामला गोरखपुर दंगे के वक्त का है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएम योगी के कथित भाषण की जांच करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। अब चलते हैं बिहार की ओर। राजद नेता अवध बिहारी चौधरी बने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। बिहार में महागठबंधन की सरकार के प्रमुख दल आरजेडी के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी आज बिहार विधानसभा के स्पीकर निर्विरोध चुन लिए गए। इस पद के लिए उन्होंने गुरुवार को नामांकन किया था। उनके चयन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें आसन तक ले गए और उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा, मैं किसान हूं और किसानों की समस्या उठाता रहा हूं। मैं राजेंद्र बाबू की धरती से आता हूं। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं लालू प्रसाद यादव का करीबी हूं। उन्होंने कहा कि मुझे संघर्ष करने की शक्ति मिलती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास श्री कृष्ण सिंह की तरह कुशलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में अवध बिहारी चौधरी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पुराना अनुभव है, सबको उसका लाभ मिलेगा, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। इधर विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने इस मौके पर अवध बिहारी चौधरी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती सीवान की पवित्र माटी से बहुत सारे अनुभव लेकर आए हैं। सीवान की माटी के अनुभव को आप जरूर इस सदन के अंदर साकार करेंगे। बिहार की सांस्कृतिक विरासत जो ठहर गई है उसे भी बढ़ाने आपकी भूमिका होगी, क्योंकि बिहार की 13 करोड़ जनता आशा भरी निगाह से देख रही है।
अमेरिकी पत्रकार अंगद सिंह को बुधवार रात भारत पहुंचने के तुरंत बाद वापस न्यूयॉर्क भेज दिया गया। खबर है कि अंगद सिंह की मां गुरमीत कौर ने एक फेसबुक पोस्ट में यह दावा किया है कि वॉइस न्यूज के लिए एशिया केंद्रित डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले सिंह की मां कौर के अनुसार यह निजी यात्रा पर भारत आए थे। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अमेरिकी नागरिक है, वो 18 घंटे की यात्रा कर दिल्ली पहुंचा था, जहां से उसे पंजाब जाना था, लेकिन अगली फ्लाइट में बिठाकर वापस न्यूयॉर्क भेज दिया गया। कौर ने दावा किया कि उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी पुरस्कार जीतने वाली पत्रकारिता से डर कर ऐसा किया गया है, ऐसा उनकी मां का कहना है। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि के लिए उनका प्रेम वह स्वीकार नहीं कर पाए, वॉइस की बेहतरीन रिपोर्टिंग से वो घबराते हैं। सिंह ने भारत में कोविड-19 महामारी और निरस्त किए जा चुके 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन पर डॉक्यूमेंट्री की श्रृंखला बनाई थी। अंगद सिंह ने पिछले साल भारत में कोरोना के डेल्टा वायरस को लेकर भी कवरेज की थी। इसके कारण उन्हें एमी अवार्ड का नॉमिनेशन मिला था। सिंह को वापस भेजे जाने के बारे में अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। इधर हरियाणा में आज हरियाणा सरकार ने लगभग 54 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर बड़े प्रशासनिक फेरबदल के संकेत दिए हैं। हरियाणा सरकार ने आज बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल के आदेश जारी किए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत आज प्रदेश के 54 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार टीएल सतप्रकाश को डायरेक्टर जनरल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डीजी अर्बन स्टेट और सीईओ ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम हरियाणा लिमिटेड के पद पर तैनात किया गया है, जबकि मोहम्मद साइन को पावर डिपार्टमेंट का सचिव और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। इसी तरह विकास यादव फरीदाबाद के डिविजनल कमिश्नर के पद पर तैनात किए गए हैं, जबकि संजय जून को पंचायत विभाग का निदेशक, फूलचंद मीना को आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम का निदेशक व हरियाणा सरकार का सचिव, शेखर विद्यार्थी को इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जनरल, जगदीप सिंह को डिविजनल कमिश्नर रोहतक, रमेश चंद्र विधान को डिविजनल कमिश्नर गुरुग्राम, रेजिडेंट कमिश्नर हरियाणा भवन और हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अशोक कुमार मीना एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर, दसमंता कुमार बेहरा अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर, रवि प्रकाश गुप्ता आर्काइव हरियाणा के डायरेक्टर, राजीव रतन को डायरेक्टर हायर एजुकेशन, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन और डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, रिपुदमन सिंह ढिल्लो को डायरेक्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस, पंकज को स्पेशल सेक्रेटरी पर्सनल ट्रेनिंग विजिलेंस एंड अफेयर्स डिपार्टमेंट, सुजान सिंह को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, जयवीर सिंह आर्य को स्पेशल सेक्रेटरी फिशरीज डिपार्टमेंट, गरिमा मित्तल को एचएसबीपी फरीदाबाद का एडमिनिस्ट्रेटर एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस, जितेंद्र कुमार कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद, श्यामलाल पुनिया पानीपत के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर पानीपत के कमिश्नर, मुकुल कुमार को डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, नरेश कुमार भिवानी के डिप्टी कमिश्नर, अंजू चौधरी एडिशनल सीईओ गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी गुरुग्राम, यशपाल को रोहतक के जिला उपायुक्त, सैंदर सिंह डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, नरहरि सिंह बांगर एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक, प्रदीप कुमार डायरेक्टर एनवायरमेंट हरियाणा एंड स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के पद पर स्थानांतरित किए गए हैं। आज जारी आदेश के तहत कुल 54 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने ये बड़े प्रशासनिक फेरबदल के संकेत दिए हैं और आने वाले समय में भी संभावना जताई जा रही है कि बड़े पैमाने पर आईपीएस और एचसीएस अधिकारियों की भी तबादले हरियाणा सरकार जल्दी ही करने जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक फिजा बदलने लगी है और हरियाणा सरकार अब अपनी छवि सुधार करने की कोशिश में जुट गई है। दूसरी तरफ प्रदेश में कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आने वाले 2-3 माह के अंदर ही चुनाव भी कराए जाने हैं और पंचायत चुनाव के आगाज भी होने हैं। इसीलिए इस दृष्टि से माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार प्रशासनिक फेरबदल कर
अपनी मजबूत पकड़ बनानी चाहती है और जनता की नजर में अपनी छवि को सुधारने में लगी हुई है। तो ये थी आज अब तक की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपका समर्थन, आपका सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल सीधी सच्ची पत्रकारिता को प्रोत्साहित करना, उसे मजबूत करना आप सबका धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बिना किसी मिर्च मसाला के सीधी बात आप तक पहुंचाएं, जो वास्तविक स्थिति है उससे हम आपको अवगत कराएं, और यह क्रम हमारा लगातार जारी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।